नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले को लेकर बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR के आदेश दिए जाने और कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर लिए जाने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर लीडर जयराम रमेश ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो भारतीय जनता पार्टी है उसे घेर लिया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इशारों में पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे घोटाले को लेकर तीखे और तल्ख आरोप अभिषेक मनु सिंघवी और साथ में जयराम रमेश ने सरकार पर मढ़े हैं और साथ साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस्तीफा भी मांग लिया है। बता दें आपको कि ये जो पूरा का पूरा मामला है चुनावी चंदे को लेकर, वो लंबे वक्त से सुर्खियों में, और तब सुर्खियों में ज्यादा आया था जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद उछला था। दरअसल ये पूरे का पूरे जो चुनावी चंदे का मामला है, इसमें अलग अलग आरोप लगते रहे और खासकर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी जो भूमिका रही थी उस पर बहुत सारे सवाल उठे थे। और इसलिए सवाल उठे थे कि जब ये पूरे का पूरा हिसाब किताब मांग गया तो हिसाब किताब नहीं दे पा रहा था सुबह जो SBI है, तो उसे लेकर कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट को लगाना पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव चंदे का पूरा हिसाब किताब दिया गया था SBI के द्वारा। SBI द्वारा हिसाब किताब सामने रखते ही एक पूरा का पूरा घपला और बड़ा घोटाला, वो आरोपों या जो उसको लेकर चल रहे थे वो ज्यादा संदेह के दायरे में आ गए थे। दरअसल जो पूरा चंदा खोरी की बात थी, सब दलों को ये जो चुनावी चंदा मिला करता है, लेकिन ये चंदा भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उसमें उछाल आया था उसे मिलने के मामले में, उसके बाद से बहुत सारे सवाल थे। और अब जब ये बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने जनाधिकार संघर्ष परिषद ये इसकी याचिका पर FIR के आदेश दिए और FIR हो गई। अब FIR हो जाने के बाद कांग्रेस एक जबरदस्त आक्रामक मुद्रा में आ गई, उसने हमला बोल दिया है। इस पूरे मामले पर 10 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होना है और FIR अब हो चुकी है। तो FIR को लेकर ही जो कांग्रेस है उसने घेरा है, जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, पूरा का पूरा कुनबा उसे घेरा गया है और सिलसिलेवार आरोप लगाए हैं। सबसे खास जो कहीं आरोप है उसमें ये रहा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा है कि चंदा लेने की मॉडस ऑपरेंडी क्या रही है, कैसे ये चंदाखोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, क्या सिलसिला था। अलग अलग एक चटकारेदार अंदाज में पहले भी ब्लेम्स किए गए हैं और जो जयराम रमेश है वो हमलावर इस मुद्दे पर है। आज उन्होंने पुनः वो जो प्रीपेड, पोस्टपेड और साथ साथ जो एक एजेंसियों का दुरुपयोग करके कैसे चंदा लिया जा रहा था, क्या कुछ कहा है, सुनिए जयराम रमेश को। पहला रास्ता चंदा दो धंधा लो, ये प्रीपेड हो गया। दूसरा रास्ता जो था ठेका लो चंदा दो या रिश्वत दो, उसको कह सकते हैं रिश्वत दो, ये पोस्ट पेड हो गया। तो पहला रास्ता प्रीपेड था रास्ता, दूसरा रास्ता पोस्ट पेड रास्ता था। अब देखिए तीसरा रास्ता क्या था जो इस FIR के संदर्भ में अहम महत्व रखता है, और यह तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली। और यह हफ्ता वसूली का दूसरा नाम पोस्ट रेड, पोस्ट पेड नहीं, पोस्ट रेड। ऐसे कई कंपनियां थी जिन पर रेड हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और वो छूट गए, ED के जाल से छूट गए। तो ED का इस्तेमाल, भारी इस्तेमाल हुआ इस तीसरे रास्ते में, यानी कि हफ्ता वसूली रास्ते में, पोस्ट रेड रास्ते में। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनी।
आज भी नहीं पता चल पाया है इन फर्जी कंपनियों का असली मालिक कौन है। हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि हमारे देश में शेल कंपनियों के कई उस्ताद हैं, तो हो सकता है वास्तविक है कि ये शेल कंपनी भी उन्हीं के होंगे। सुना आपने जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, साथ साथ वो बता रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैसे भारतीय जनता पार्टी को मिले। उन्होंने कहा है कि सब दलों को चंदा मिला, लेकिन बीजेपी कैसे चंदा ले रही थी, ये भी सुनिए उनकी मुख से। तो ये 4 रास्ते कुल मिलाकर बीजेपी को 5.5 साल में 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा चंदा वो इकट्ठा कर पाए। चंदा दो धंधा लो, प्रीपेड, ठेका लो रिश्वत दो पोस्टपेड, हफ्ता वसूली पोस्ट रेड, और चौथा फर्जी कंपनी। तो ये है बैकग्राउंड, ये है पृष्ठभूमि इस एफआईआर का। और ये जो जयराम रमेश हैं वो ये भी बता रहे हैं कि 4 महीने से जांच की मांग की जा रही है। पूरा का पूरा एक प्रमाणित तौर पर मसला सामने रखा था और वो उनकी मांग को नहीं माना जा रहा है, ये भी जयराम रमेश बता रहे हैं। इसको भी सुनिए आप। 4 महीने से हम मांग कर रहे हैं कि एक एसआईटी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि पूरा खुलासा हो किन्होंने फायदा उठाया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्होंने खरीदा, उन पर क्या धमकियां दी गई थी, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का कैसा दुरुस्तेमाल हुआ, दुरुपयोग हुआ, ताकि कंपनियों को मजबूरी वो इलेक्ट्रल बॉन्ड उनको खरीदना ही पड़ा। हमने ये मांग करते आए हैं। हमने कई बार जेपीसी की भी मांग की है इस मामले को लेकर। ये तो थे जयराम रमेश जो बता रहे थे। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि ये केवल वित्त मंत्री के बूते की बात नहीं है। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या और नेताओं का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो ये बतला रहे हैं कि इस पूरे के पूरे चंदाखोरी के पीछे कौन है, उसकी तह तक जानने के लिए एक जांच जरूरी है, और ऐसी जांच जो निष्पक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट के जो एक दायरे में हो, वो भी कह रहा हूं। वो ये जो मैं कह रहा हूं कि कैसे बता रहे हैं कि केवल और केवल इसके पीछे वित्त मंत्री भर नहीं है, जो देश की वित्त मंत्री हैं उनका भर होना गले किसी के उतरेगा नहीं। सुनिए सिंघवी को। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें से खैर सब उच्चतम लोगों के नाम भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि ये वित्त मंत्री का ना अधिकार क्षेत्र है, न हिम्मत है, न पूरा वो अकेली कर सकती हैं। इसका आदेश, इसकी संरचना, इसका कार्यान्वित करना सब कुछ सिर्फ एक जगह से होता है। हम जानते हैं नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, हम जानते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके आदेश में हुआ, किसके निरीक्षण परीक्षण में हुआ। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। फिर अभिषेक मनु ये भी याद दिला रहे हैं कि ये जो जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो उधेड़बुन चली थी, उस दरमियान जब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस पर कुछ टीका टिप्पणियां की थी, जो जायज टीका टिप्पणी थी, ऐसा जो दावा अभिषेक मनु सिंघवी जी का है, वो कह रहे हैं कि उसके चलते उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। इसे भी सुनिए आप अभिषेक जी की जुबानी। अब इसका मैं 5वां प्रकरण आपको बताना चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बने तो आरबीआई के गवर्नर के स्तर के एक व्यक्ति ने क्या कहा। जब ये बना रहे थे, प्रस्तावना थी, संरचना थी, जब ये कार्यान्वयन नहीं हुआ था, सबसे ज्यादा एक माना जाता है स्टैच्यूट के अंदर बना है, कानून के अंदर एक अलग संस्था है, उसके सिटिंग गवर्नर ने, और उनका क्या हश्र हुआ हम जानते हैं। उसके बाद ये लिखा था, ये है 14 सितंबर 2017 को, और इसके बाद 2 चिट्ठियां और हैं जिसके बाद उनको इस्तीफा देने में विवश किया गया। तो ये भी आपने सुना। और जो हमला है उसमें निशाने पर एसबीआई, ईडी, इनकम टैक्स स्मरण करा रहे हैं जयराम रमेश कि ये जो पूरा का पूरा गोरख धंधा हुआ चला, कैसे करते रहे, ये जो संस्थाएं हैं
चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो या जो एसबीआई है, इसकी भूमिका क्या थी, इसके बारे में क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने, उसे भी सुनिए आप। एक बेंगलुरु के एक विशेष कोर्ट के आदेश अनुसार एक एफआईआर दर्ज हुआ है और अभी अभी सिंघवी जी ने आपको बताया है अगले कदम क्या होंगे। समन्स होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, पर ये बात जो उन्होंने कही है मैं उसको फिर से दोहराऊंगा। इस एफआईआर में हमारे कहने से नहीं, कोर्ट के कहने से ये जो नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं ये कोर्ट के वजह से, कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, विशेष अदालत ने आदेश दिया है। एक्यूज नंबर 1 सर्वोपरि देश के हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और राजनीतिक रूप से वो दोषी हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये 2 संस्थाएं सीधे वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और एसबीआई भी वित्त मंत्रालय के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक्यूज नंबर 1 जो हमारे यूनियन वित्त मंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे तो जो कार्रवाई होनी है न्यायिक रूप से, अभी अभी जो सिंघवी साहब ने कहा है वो किया जाएगा, वो चलता रहेगा। पर आज हमारी मांग है इस एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्री का इस्तीफा अनिवार्य है। और जयराम रमेश ये भी कह रहे हैं कि भाजपा ने कैसे चंदा बटोरा है, एजेंसियों का कैसे मिसयूज किया है, उसके बारे में क्या कुछ आरोप जयराम रमेश के हैं वो आपके नजर है। और इसके बाद जयराम रमेश ये भी साफ कर रहे हैं कि जो कर्नाटक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है जिन्होंने एक दावा कर दिया है कि ये सब कुछ कांग्रेस द्वारा रचित है, इसके पीछे कांग्रेस है, और कहीं ना कहीं वो जो उसमें ध्वनित है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, तो कहीं उसका जवाब है। तो वो ये बता रहे हैं कि जिससे जो ये याचिका करता है, ना तो इनसे कोई कांग्रेस का लेना देना है, ना ही कांग्रेस इन शख्स को जानती है जो इनके पीछे लोग हैं। कहीं से कहीं तक कोई सांप का कोई सरोकार नहीं है, ये भी जयराम रमेश स्पष्ट कर रहे हैं, उसे भी सुनिए आप। देखिए, एफआईआर क्यों दर्ज हुआ? एफआईआर इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, धमकी दी गई है, उत्पीड़न हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, हफ्ता वसूली का रास्ता अपनाया गया है और कोर्ट ने कहा है ये एक्सटॉर्शन है, धमकी देकर चंदा लिया गया है। वही तो मूल कारण है, मूल बात तो ये है। और पिछले 10 साल से ईडी हमारे हाथ, कांग्रेस पार्टी के हाथ में नहीं है, इनकम टैक्स हमारे हाथ में नहीं है, सीबीआई हमारे हाथ में नहीं है, तो हम कैसे इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं? अगर इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है जो कोर्ट ने माना है और कोर्ट ने कहा है, तो वास्तविक है कि गुनहगार तो बीजेपी है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी के नेता हैं। तो ये आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष कर्नाटक में अशोक जी के द्वारा बिल्कुल बिना तथ्य है, बेमतलब है। और ये एफआईआर इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि विशेष अदालत ने कहा ये एफआईआर दर्ज करो, ये आदेश दिया गया और उस आदेश अनुसार ये एफआईआर दर्ज हुआ है। कांग्रेस पार्टी, मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का इस एफआईआर से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ कोर्ट ने आदेश दिया, एफआईआर दर्ज हुआ, हम इसके पीछे नहीं हैं। जो व्यक्ति विशेष अदालत गए थे वो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। तो ये भी आपने सुन लिया। कुल मिलाकर ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जिन्न है, अब ये बोतल से फिर बाहर आ चुका। और अब तक की खास बात यह है, 27 सितंबर को जो बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट है उसने एफआईआर दर्ज करने का आदेश केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन और साथ साथ और भी जो
भारतीय जनता पार्टी ऐसे जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ दिया है, लेकिन अब तक जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या और भी जो केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग हैं, बड़े जो नेता हैं, किसी का कोई सफाई बयान या कोई बचाव को लेकर या कोई स्पष्टीकरण अब तक नहीं आ पाया है, नहीं आया। ये चुप्पी भी इसको लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं। बहुत सारी यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो प्रत्येक मामले में बिना देर किए स्पष्टीकरण देने लगती है या जो हमलावर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मसला और मुद्दा है जो बहुत लंबे वक्त से विपक्ष ने उठा रखा है, केंद्र की सरकार को निशाने पे लिया हुआ है, कोर्ट कचहरी हुई है और सब कुछ जो चल रहा है, इन सब के बीच अब मौका फिर मिल गया है। जो विपक्ष है और कांग्रेस ने हमला बोल दिया है, अन्य दल भी जो है इंडिया ब्लॉक के वो भी हमलावर हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं तमाम तरह के। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या जो उनकी कैबिनेट के सदस्य हैं, निर्मला सीतारमण से तो इस्तीफा मांगा ही जा रहा है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। कुछ स्तरीय जांच की मांग हो रही है, जेपीसी की मांग पहले भी होती रही है और अब ये नेता दोहरा रहे हैं कांग्रेस की, जो सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में बिना देर की इस पूरे मामले पर जांच बैठाई जाना चाहिए। एक निचली अदालत से फैसला आया है, इसमें कोई लीपापोती ना हो, ये उनका कहीं जो कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या जो उनका भाव है वो यही है कि अब बिना देर किए इस मामले में देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और दायित्व कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का है, ये भाव उन नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वगैरह है। All the agencies, all the official organs know very well how to proceed because they have been in fact proceeding against a large number of political opponents for the 11 years prior. That's point number one. So they don't have to be told how to proceed. Two, it is however very clear that this kind of bias and pakshapat will happen because these agencies have been controlled completely and subordinated to the will of the number one and number two and the powers that be. Number three, therefore we would certainly demand a completely objective probe under the court control, but more importantly, ultimately supervised either by the Supreme Court or by an SIT of the Supreme Court. The JPC will come separately and later. In fact, sometimes the JPC gets into a political debate and it gets diffused. We are now talking law first. The first need of the hour is for the legal process started by this court order to take its course and to be supervised by the courts, both the High Court and ultimately the Supreme Court, to prevent any interference or distortion or subordination. Mahagotala is concerned, particularly as it relates to the misuse of the ED, income tax and CBI to threaten companies and take donations from them for the party. Our demand has been consistent that there should be a Supreme Court monitored inquiry through an SIT. सरकार जो है खेमा जो है पूरा का पूरा वो हैरान है, परेशान है, हलाकान है। और अब ये मसला जैसा मैंने कहा कि बोतल से जिन्न जो है चुनावी चंदे का बाहर आ चुका है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सरकार की परेशानियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वैसे ही बहुत सारे ऐसे मसले और मुद्दे हैं जिन पे परेशान है। उनके अपने दल से बहुत सारी आवाजें उठ रही थीं और अब ये जो मसला आ गया है इसके बाद निशाने पर विपक्ष ने और तीव्रता से ले लिया है। 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बिल्कुल अंतिम दौर में है। चुनाव की जो प्रक्रिया है समाप्ति के करीब पहुंच रही है और इन सब के बीच इस प्रकार का जो मामला फिर एक सामने आया है, निकल आया है पुनः, तो निश्चित तौर पर सरकार की मुश्किलें बेहद बेहद बढ़ी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरा कुनबा हलाकान परेशान है। और अब इंतजार है देश को, तो इनकी तरफ से कोई जवाब जो आना चाहिए, जिसकी अपेक्षा होती है, उसका इंतजार है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके और अपडेट्स जो होंगे 4 PM आपको निरंतर पहुंचाता रहेगा अपने दर्शकों तक, अपने दर्शकों को। और हमारा अनुरोध यही होगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन दबाइए। और ये जो वीडियो है, ये खबर है, इस पर आपकी जो कुछ राय हो तो हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय भी प्रकट कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।